एपिसोड 5 में हम लुओ फेंग को देखते हैं जिस पर एक स्नेक अटैक कर देता है। तभी लुओ फेंग की आँख खुल जाती है। अब लुओ फेंग अपने आसपास देखता है और देखता है कि वह दोनों मुस्टंडी तो आपस में सो रहे होते हैं। अब लुओ फेंग अपने रूम के गेट पर आता है और वह देखता है कि उसके सामने वाले कमरे में 2 व्यक्ति होते हैं जिन पर कुछ नुकीले हथियार होते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहाँ लुओ फेंग एक जगह बैठकर खाना खाने वाला होता है। वह सोचता है कि कल रात कुछ तो गड़बड़ थी, एक डार्क ऑरा मेरे निकट आ रहा था। तभी वह नोटिस करता है कि एक व्यक्ति उसके पीछे बैठा है जो कि अकेला है और वह ऑरा उसी के पास है। वह एक बार को तो यह सोचता है कि शायद यह इल्यूजन हो सकता है और तभी कुछ लोग लुओ फेंग के पास आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बाकी के वहाँ बैठे कैदी वहाँ से अपना खाना लेकर निकल जाते हैं। अब एक व्यक्ति लुओ फेंग से कहता है कि बच्चे थोड़ा आज्ञाकारी बनो, तुम मुझे अपना एक हाथ और एक पैर तोड़ने दो। वह लुओ फेंग से उसका खाना दूर कर देता है। अब लुओ फेंग खड़ा होकर उसी अकेले बैठे हुए व्यक्ति को पॉइंट करके कहता है कि तुम सामने क्यों नहीं आ रहे, पर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इसके योग्य हो। यह सुनकर लुओ फेंग वहाँ खड़े सभी व्यक्तियों को बचा देता है, परंतु वह लोग तो फिर भी हार नहीं मान रहे होते और वह लुओ फेंग से फिर से फाइट करने लगते हैं, जहाँ लुओ फेंग उन लोगों में और बुरी मार मारता है। अब एक लड़का लुओ फेंग के उसी चाकू को भोंक देता है, परंतु लुओ फेंग तो काफी स्ट्रॉन्ग था जिससे कि उसका चाकू भी टूट गया था और अब लुओ फेंग घुमा कर एक लात उसमें मारता है और अब वह सभी लोग धराशायी हो जाते हैं। अब वह वहाँ बैठा व्यक्ति कहता है कि अच्छा तो तुम काफी स्किल्ड हो, तो फिर अब मैं तुम्हारा शिकार करने के लिए तैयार हूँ। अब वह व्यक्ति लुओ फेंग पर एक अटैक करता है, परंतु लुओ फेंग उससे बच जाता है। वह व्यक्ति उसी मेटल के टुकड़े से फिर से लुओ फेंग से फाइट करने लगता है, जहाँ लुओ फेंग उसके अटैक से बचता है। वह व्यक्ति तुरंत लुओ फेंग के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और अब वह उसी मेटल के टुकड़े से उसे मारने लगता है, परंतु लुओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक पटक देता है। वह व्यक्ति फिर से लुओ फेंग पर उन्हीं 2 मेटल के टुकड़े से अटैक करता है। लुओ फेंग उन्हीं मेटल के टुकड़ों को अपनी ओर आता हुआ देखता है, तभी उसकी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो जाती है जिससे कि वह दोनों साइड हो जाते हैं। अब उस अटैक की वजह से वहाँ रेड अलार्म बजने लगता है और अब लुओ फेंग के सर में काफी दर्द होता है और वह व्यक्ति सोच रहा होता है कि मेरा निशाना ऐसे कैसे चूक सकता है। और अब वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। इधर लुओ फेंग काफी तेजी से चिल्ला रहा होता है और अब वह बेहोश हो जाता है। वह पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं। इधर चीफ हाओवाई के घर की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। जू जिन उन्हें फोन पर कहती है कि जाओवाई के अलावा मैंने लुओ फेंग के परिवार के सदस्यों को चोट लगते हुए देखा था। अब आप इन सीसीटीवी फुटेज को आसानी से देख सकती हैं। डायरेक्टर डोंग कहती है कि वैसे तो सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया गया था, पर आपका मुझे यह प्रदान कराने के लिए धन्यवाद। अब वहाँ एक व्यक्ति आता है और वह कहता है कि जिंगसेन से पूछताछ के बाद पता चला है कि यह सारी हरकतें वांग यांग द्वारा प्रेरित की थी। पर डायरेक्टर डोंग कहते हैं कि तुम इसे मैनेज कर लो। यह सुनकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर डोंग जू जिन से कहते हैं कि मैं इसकी कार्यवाही करूँगा, तुम चिंता न करो। यह सुनकर जू जिन काफी खुश होती है। इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होता है। तभी उसकी आँख खुलती है। अब वह अपने आप को एक अलग जगह पाता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ। अब वह वहाँ खिड़की से देखता है जहाँ कुछ मिलिट्री के लोग खड़े होते हैं। वह समझ जाता है कि मैं यहाँ मिलिट्री फैसिलिटीज में एडमिट हूँ। अब वहाँ वह प्रकृति को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी देखने और सुनने की इंद्रियां तेज हो गई हैं। मैं हवा में बहती वस्तुओं को सेंस कर पा रहा हूँ। तभी वह वहाँ रखे एक पेन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाने की कोशिश करता है, जहाँ वह उसे उठाने में दिक्कत हो रही होती है, परंतु थोड़े प्रयासों के बाद उसे आसानी से उठा लेता है और अब वह उसे आसानी से नियंत्रित कर पा रहा होता है। वह कहता है कि क्या यह मानसिक शक्ति है जिसे इंस्ट्रक्टर ने बताया था, और यह सोचकर वह वहाँ जेनेटिक ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। अब वह अपनी कॉन्शियसनेस में पहुँच जाता है जहाँ काफी सारी एनर्जी का प्रवाह हो रहा होता है, जहाँ वह एक विशाल कोर को देखता है जो कि काफी ज्यादा चमक रहा होता है। वह कहता है कि मैं कहाँ हूँ, यह जगह कौन सी है। तभी वह सोचता है कि शायद मैं अपनी कॉन्शियसनेस में एंटर कर चुका हूँ और यह गोल्डन बॉल मेरी मेंटल स्ट्रेंथ का स्रोत हो सकती है। और जैसे ही वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तभी उसे अपने कुछ पुराने सीन्स याद आने लगते हैं कि उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या बीता था जब उसकी पावर एक्टिवेट हो रही थी, और कुछ सीन्स उसे फ्यूचर के भी दिखाई देते हैं। और अब वह अपनी आंखें खोलता है और अब वह कहता है कि मेरे पहले भी कई बार सिर दर्द हो चुका है, क्या इसका उससे ही लेना देना है।
वह सोचता है कि शायद मेरी करंट बॉडी इस स्पिरिचुअल पावर को सहन करने के लिए सुटेबल नहीं है। अब मुझे फ्यूचर में और अधिक मेहनत करनी होगी और इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। अब लुओ फेंग डायरेक्टर डोंग से मिलता है। डोंग कहते हैं कि मैं यांग डिस्ट्रिक्ट के डिटेंशन सेंटर से हूँ। यह इस डिस्ट्रिक्ट की मिलिट्री हीलिंग फैसिलिटी है जहाँ तुम हो। अब तुम अपने घर जा सकती हो। यह सुनकर लुओ फेंग कहता है कि क्या? यह सुनकर डायरेक्टर डोंग कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, कुछ गवाहों ने बताया है मुझे और मुझे सीसीटीवी के एविडेंस भी मिल गए हैं। यह सुनकर लुओ फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसने मेरी मदद की है, मैं उससे धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। डायरेक्टर डोंग कहते हैं कि जिन लोगों ने तुम पर जेल में अटैक किया था उनको किसी ने आदेश दिया था तुम पर अटैक करने के लिए और उस ऑर्डर देने वाले व्यक्ति का नाम हुआ यांग है। लुओ फेंग कहता है कि मैं इस व्यक्ति को तो नहीं जानता। वह कहती है कि हमने उससे पूछताछ की थी परंतु हम उससे दंडित नहीं कर सकते, इसीलिए तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिंगनांग सिक्योरिटी में रिपोर्ट कर सकती हो। लुओ फेंग कहता है कि सब के लिए आपका धन्यवाद। लुओ फेंग सोचता है कि अवश्य ही इसके पीछे हाउ वाई ही होगा। अब डायरेक्टर डोंग लुओ फेंग को एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि यह किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। हाउ वाई कहता है कि वह बच कैसे सकता है, अब तुम्हें उसे मारने के लिए दूसरा प्रैक्टिशनर ढूंढना पड़ेगा। इधर वांग यांग कहता है कि क्या आप इसे दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं? वह व्यक्ति कहता है कि उस दिन तुम्हारे सीसीटीवी फुटेज नहीं हटा सका और फिर लुओ फेंग इस मामले की सिक्योरिटी ब्यूरो में रिपोर्ट करता है तो फिर वीडियो वैलिड एविडेंस मान जाएंगे। हाउ वाई कहता है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुमने उस पुलिस स्टेशन में मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। इस पर वांग यांग कहता है कि लुओ फेंग द्वारा अगर सिक्योरिटी ब्यूरो में रिपोर्ट कर दी गई तो फिर तुम अगर सड़क पर भी मिल जाते हो तो तुम्हें वहीं पकड़ लिया जाएगा, तुम्हारे अंकल भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ दोस्ती के नाते तुम सबको यह सारी बात बता रहा हूँ। तुम नहीं जानते कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, जाओ और अपने अंकल के साथ चर्चा करो, वह तुमसे बेहतर है। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। हाउ वाई कहता है कि नहीं, अब मैं सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहता, इसीलिए अब मैं अंकल को ढूंढने जा रहा हूँ। अब डायरेक्टर डोंग लुओ फेंग को बाहर ले आते हैं। तभी लुओ फेंग पूछता है कि डायरेक्टर डोंग, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी मदद किस व्यक्ति ने की है? डायरेक्टर डोंग कहते हैं कि तुम इस पेपर से पहचान सकती हो कि वह व्यक्ति कौन है। इधर हाउ वाई अपने अंकल और पिता के साथ सारी बातें शेयर कर देता है। हाउ वाई के पिता उसके अंकल से कहते हैं कि इस पास कोई छोटी समस्या नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? उसके अंकल कहते हैं कि भाई आप चिंता मत करो और वह हाउ वाई से कहते हैं कि अब तुम हमेशा घर पर ही रहोगे, तुम परेशानी पैदा करने के लिए बाहर नहीं जाओगे। पर हाउ वाई कहता है कि ठीक है अंकल, मैं समझ गया। अब वहीं जिंग से बैठा होता है। वह कहता है कि पिछली बार तो मैं स्पष्ट रूप से विजेता नहीं था। तभी अंकल कहते हैं कि अब परेशानी खड़ी मत करो, अब तुम बाहर आ गए हो तो फिर अपने ऊपर ध्यान दो। सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हें बेशक पकड़ने की कोशिश करे परंतु तुम कोई परेशानी खड़ी मत करना। और वैसे भी वह लड़का एक प्रेसिडो प्रैक्टिशनर है जो कि रियल मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि सिटी के किनारे खड़ा होता है। वह सोच रहा होता है कि यह मेरा अकेडमी फॉर्म तो सिर्फ उसी ने मेरे लिए दिया होगा। और तभी वहाँ जू जिन आ जाती है। लुओ फेंग कहता है कि मैं तो बस यहाँ रिलैक्स करने आया था, तुम्हारा मेरे लिए गवाही देने के लिए धन्यवाद। पर जू जिन कहती है कि आपको धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने वैसे भी तुम पर हमेशा विश्वास किया है, वैसे प्रेसिडो प्रैक्टिशनर एग्जाम को पास करने की बधाई हो। पर लुओ फेंग कहता है कि परंतु मैं अभी प्रेसिडो प्रैक्टिशनर एग्जाम में पूर्णतः उत्तीर्ण नहीं हुआ हूँ, अभी रियल बैटल बाकी है जो कि रियल मॉन्स्टर से होगी जहां मैं सीनियर की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। जू जिन कहती है कि मुझे आज भी याद है कि वह दिन जब वह गोल्डन ईगल जब अटैक कर रहा था तब तुम उस प्रैक्टिशनर को देखते रहे और ऐसी खतरनाक स्थिति में तुम्हारी आंखों में फिर भी बिल्कुल भी डर नहीं था और तभी से मुझे तुम्हारे दृढ़ संकल्प के बारे में पता चल गया। और अब लुओ फेंग के पास से वह पेपर उड़ने लगता है। तभी जू जिन उसे पकड़कर उसे फोल्ड कर एक एरोप्लेन बनाती है और वह कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम इन चार दीवारों के बीच अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते, तो मैं तो दुनिया को प्रोटेक्ट करने का जुनून है। और अब वह उस एरोप्लेन को उड़ाते हुए कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एपिसोड यही एंड हो जाता है।